position of atom, or we can say lattice point. Lattice point where we can place the atom, there is a position of atom. दोनों एक ही बातें होती हैं. Atoms are placed at corners as well as at the center of each face. 6 faces are there. 6 face के center पर 8 corners are there. So 8 corner. Total 14 atoms are required to construct one unit cell. That does not mean 14 atoms are present effectively per unit cell. Share हो रहे हैं वो किसी और unit cell से भी. सर अब तक कितना हुआ? वो मेरा प्रॉब्लम था नेट इशू का. फर्स्ट रीडिंग. चलो बचे हुए सारे प्रॉपर्टीज अब कैलकुलेट करो जो भी हमने लास्ट दोनों केसेस के लिए कैलकुलेट किए थे. फर्स्ट मैंने लिख दिया पोजीशन ऑफ एटम, कंट्रीब्यूशन बता दिया. यू हैव टू फाइंड आउट ऑल रिमेनिंग प्रॉपर्टीज. आई एम गिविंग यू 3 मिनट. सर वो कंट्रीब्यूशन 1/2 कैसे आया? इमेजिन करो तुम्हारा रूम में क्यूब है, क्लियर, और उस क्यूब के कॉर्नर पर एटम है और सारे फेस के सेंटर पर एटम है. अब एक कोई भी रूम का वॉल होल्ड करो, उसके फेस के सेंटर पर एटम रखा है. क्या लगता है वो कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे हो? दो. तो पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन 1/2. ये जो टॉप फेस वाला आइटम दिख रहा है फेस के सेंटर पर, आधा इस यूनिट सेल में और आधा इसके ऊपर वाले यूनिट सेल में, बस 2 यूनिट सेल तो शेयर करेंगे. 50% कंट्रीब्यूशन. इज दैट ओके नाउ? यस सर.
कौन सी थी सेकंड प्रॉपर्टी? Z. Effective atoms per unit cell. 4. नेक्स्ट Coordination. थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा होगा? देखो Diagonally. फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर में ये आ गया, सेकंड Edge. कोऑर्डिनेशन नंबर ये आ गया. दिस इज फर्स्ट वन फॉर दिस, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस. थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा होगा? सर फर्स्ट कौन सा बोला आपने? बताओ. 4-5 distance. Diagonally. अपोजिट फेस के सेंटर वाले से सर. फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इस कॉर्नर एटम को होल्ड कर रहा हूं, ठीक है. ये जो फेस सेंटर है इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट होगा. अभी मैंने कैसे 12 होगा ये नहीं बताया है, क्लियर. सिर्फ बताया कि फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगा which is half of the distance of face diagonal √2a by 2 which is a by √2. क्लियर. अब सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट होगा एज लेंथ, डिस्टेंस है जो इससे नेक्स्ट पॉसिबल डिस्टेंस है. थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन सा काउंट होगा? जो यहाँ पे फेस डायगोनल. फेस डायगोनल. ये डिस्टेंस है √2a, राइट. क्या इससे कोई क्लोज है एक एटम? इस एटम से अपोजिट फेस का फेस मिडिल ये वाला. कैलकुलेट करो. ये कितना आ रहा है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का? √3a by 2. तुम a यहाँ पे गए, a यहाँ पे गए, तुम a यहाँ पे गए और a by √2 यहाँ पे गए. So this distance will be more close in comparison to this face diagonal distance. Right? चेक कर सकते हो. a by √2. So a square plus a by √3a by √2 √2. ये आ जाएगा √3 by √2a. And √3 by √2a 1.73 upon 1.41 will be less than a by √2. चेक करो. एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूं मैं इसकी. अंडर रूट ऑफ 1.5 is 1.22 और वो था 1 by √2. नहीं, कितना था वो? √2 था ना, 1.41 था और ये आ रहा है 1.22. This distance is 1.41 4 times of it. This distance is 1.22 times of it. Clear? So distance √3 by 2a. अब क्वेश्चन आता है थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? एनीवन? मैंने तुम्हें डिस्टेंस बता दिया है, ये बता दिया है, इसका थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ये होगा. चलो मैं पहले फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर थर्ड पे आता हूँ. इसके लिए फर्स्ट नंबर 12 होगा. कैसे होगा 12? एक ये वाला फेस सेंटर, क्लियर. एक ये वाला फेस सेंटर और एक ये वाला फेस सेंटर. ये तीन फेस सेंटर तुम्हें जो दिख रहे हैं क्या तीनों अलग अलग प्लेन में हैं? एक xy, एक yz, एक xz. Yes sir. इन तीनों में से कोई भी दो एक
प्लेन में मिल रहा है क्या तुम्हें? नहीं मिल रहा है। नहीं। अब 3 अलग अलग प्लेन में देखो, मैं ये वाला प्लेन लेता हूँ जो बोर्ड वाला प्लेन है, तुम इसे एक्स वाई प्लेन बोल सकते हो। ये इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर में काउंट होगा। कॉर्नर के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेशन, ऊपर वाला एक और फेस सेंटर, इधर वाला फेस सेंटर, तो 4 फेस सेंटर सेम प्लेन में मिल गए हमें। एक फेस सेंटर ये रहा, दूसरा फेस सेंटर यहाँ पर आएगा, तीसरा यहाँ पर आएगा और फोर्थ यहाँ पे आएगा, तो 4 एक्स वाई प्लेन में। अब जैसे ये वाला जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें ये फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, ये वाला फेस सेंटर, ऐसे 2 आगे वाले सेल के फेस सेंटर, क्या हमें 4 4 4 ऐसे 12 फेस सेंटर मिलेंगे जो उसके कॉन्टेक्ट में sir. होंगे? क्या इतना समझ में आ रहा है? अनिकेत, अंकित, अंश, अनुरूप? Yes, sir. Yes, sir. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, राइट? अब आते हैं हम सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर पे। डिस्टेंस है तो ये तो यूनिवर्सल है, प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y प्लस z माइनस 6। थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर अब मुझे तुम बताओ कितना होगा? 24, लेट्स से देखते हैं। 8, 16. सर आया 8, एक आया 24। और कुछ आंसर्स? सर सेकंड के 6 कैसे 12. आएंगे वो समझा दो ना। 12 एक आंसर आ गया, 12। 24 है सर। 16. 8, 12, 16, 24, 20 और बचा है, कोई 20 भी बोल दो, अच्छा लगेगा। 4 का मल्टीपल। आंसर इज 24। राइट आंसर इज 24। सर 24 आ गया सर। चलो देखते हैं 24 कैसे है। हाँ, एक कॉर्नर को होल्ड करो, हमने इस कॉर्नर को होल्ड किया, ठीक? देखना इस एज के अलोंग, इस एज के अलोंग हम गए हैं, तो इस एज के अलोंग ये वाला एक पैसेंजर, ठीक? इस एज से हम यहाँ चले गए, इसे ऊपर चले जाओ, ऐसे यहाँ, मतलब हम जब इस एज के अलोंग जा रहे हैं, एक फेस सेंटर, दूसरा फेस सेंटर, थर्ड फेस सेंटर, फोर्थ फेस सेंटर, तो इस एज के अलोंग जाने पे इस प्लेन में मुझे 4 फेस सेंटर मिले। क्या वो 4 इमेजिन कर पा रहे हो? yes sir. सर 3 ही रहेंगे ना? जस्ट अपोजिट वाले फेस के सेंटर, अपोजिट एज पर, यहां पर एज पे गए हम इस यूनिट सेल में, क्लियर? यहां पे गए, एक फेस सेंटर ये एज, अगेन ए फेस सेंटर, एक फेस सेंटर बाहर की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक ऊपर बाहर की तरफ। क्या इस एज के अलोंग भी ऐसे 4 होंगे? 1 2 3 4, जैसे उस एज के अलोंग 4 थे। समझ सर पा रहे हो? 3 मैं इस एज के अलोंग गया, ऊपर वाला फेस सेंटर, इधर वाला फेस सेंटर, इधर ऊपर वाला और इधर नीचे वाला। सिमिलरली इस एज के अलोंग जब जाएंगे, एक फेस सेंटर ये, एक इसके आगे वाला और 2 उसके ऊपर वाले। इज दैट ओके? सर वापस एक बार समझा दो ना। एक में तो, एक क्यूब में तो 3 ही मिलेंगे ना सर? क्यूब, सर अभी एक में 3 तुम क्यूब इमेजिन करोगे तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अज्यूम करो, मतलब एक क्यूब नहीं, बहुत सारे क्यूब्स हैं, तो आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह। देखो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड, ये एज के अलोंग गए हम यहाँ पर, ये एक फेस सेंटर, ये आगे वाले फेस का एक सेंटर। क्या ये 2 एटम फेस सेंटर समझ पा रहे हो? एक इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगा उसका फेस सेंटर, और एक इस साइड जो होगा उसका फेस सेंटर, ये सभी तो एक सेम डिस्टेंस पे इस एज के अलोंग 1 2 3 4। इज दैट ओके नाउ? यस सर। यस।
इसके अलोंग 4 आए हैं, इसके अलोंग 4 आए हैं, ऐसे ये कितने एजेस के अलोंग हम जा सकते हैं? प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y प्लस z माइनस z। इस डायरेक्शन में भी जाओगे तो ये वाला एक फेस सेंटर, इस वाले का फेस सेंटर, ऊपर वाला फेस सेंटर, मतलब 6 एजेस हैं। हर एज के अलोंग जाकर फिर तुम ऐसे 4 डायरेक्शन में जा सकते हो। 6 4 जा 24। थोड़ा सा लो 30 सेकंड 40 सेकंड और इमेजिन करने की कोशिश करो। एक कॉर्नर को होल्ड करके जब हम एज के अलोंग जा रहे हैं, ये फेस सेंटर, वो फेस सेंटर, दो ऊपर वाले, ऐसे 6 एजेस हैं। हर किसी के अलोंग जाओगे और अलग-अलग एटम्स मिलेंगे, कोई भी एटम कॉमन नहीं मिलेगा। क्या इतना क्लियर है? इज दैट ओके? चले हम आगे या कुछ और एक्सप्लेन करना है अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड में? सर सेकंड एक बार समझा दो ना। प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड। जहां पे डिस्टेंस ए आता है वहां पे हमें सोचना ही नहीं है। ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर था सिंपल क्यूबिक का, वो इसका सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर। 1 2 3 4 5 और ऊपर वाला 6। एक्सक्यूज मी सर। यस सर फिर फेस सेंटर से भी थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर 24 ही आएगा। हाँ, अब क्वेश्चन आता है फिर इसमें कॉमन आते हैं। अगेन हुआ था सर, ये आपने कॉर्नर का तो बता दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या फेस सेंटर का भी वही कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा? फेस सेंटर का कुछ अलग हो जाएगा। सो यहाँ पर फेस सेंटर का भी वही कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। सर क्या इसका मतलब ये हुआ फेस सेंटर और कॉर्नर पोजीशन इंटरचेंजेबल है? हम फेस सेंटर से लाइन ड्रॉ करना चालू करेंगे तो वो भी कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, दे कैन आल्सो कन्वर्ट इनटू कॉर्नर्स। यहाँ भी इंटरचेंजेबल पोजीशन है। क्लियर? अब मैं वो तुम्हें थोड़ा सा शो कर देता हूँ कैसे इंटरचेंजेबल पोजीशन। देखो, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर। ठीक है, अब इन फेस सेंटर से मैं लाइन ड्रॉ करना चालू कर देता हूँ। ये मैंने फेस सेंटर को मिला दिया। इस फेस सेंटर के बाद यहाँ पे जो फेस सेंटर है उन्हें नीचे मैंने एक्सटेंड कर दिया। पीछे वाले यूनिट सेल का जो फेस सेंटर है उन्हें नीचे मर्ज कर दिया। क्या फेस सेंटर मिलकर एक क्यूब बन गए हैं? ऐसा दिख रहा है हमें? यस और ये कॉर्नर था, क्या अब ये फेस सेंटर में कन्वर्ट हो गया? कॉर्नर हाँ, एटम यस सर। हाँ सर। तो तुम एक्सटेंड करते चले जाओ 3D में। ये कॉर्नर एटम फेस सेंटर में, ये कॉर्नर एटम इसके फेस सेंटर में, तो सारे कॉर्नर्स को हम फेस सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फेस सेंटर को कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और दिमाग में आना चाहिए। सर फेस सेंटर पे इफेक्टिवली 3 एटम, 6 into हाफ, और कॉर्नर पे इफेक्टिवली 1 एटम है। क्या हम 3 एटम को 1 एटम से रिप्लेस कर रहे हैं? ये यदि थोड़ा सा हम सोचें तो ये कैसे? बेसिकली सारे फेस सेंटर एक साथ कॉर्नर में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। देखना, समझना, यहाँ पे ये वाला फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर तो कॉर्नर में कन्वर्ट हो गया, बट इस फेस के जो बीच वाला तुम्हें फेस दिख रहा है ना पुराने क्यूब का, उसका फेस सेंटर अभी भी फेस सेंटर है। ऑल फेस सेंटर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्नर साइमल्टेनियसली, यस, बट ऑल कैन बी कन्वर्टेड सेपरेटली। ये जो फेस सेंटर है, तुम यहां से लाइन ड्रॉ करना चालू करोगे तो इसे कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते। समझ आया क्या क्वेश्चन में बोलना चाह रहा था, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था मैं यहाँ पर? मतलब हम कॉर्नर को फेस सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमारे पास जो 6 फेस सेंटर हैं उन सबको एक साथ हम कॉर्नर में कन्वर्ट कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। 6 में से दो को हम ऐसे अलग-अलग कर सकते हैं। उसमें से अभी मतलब 2 एटम्स फेस सेंटर के हम रिप्लेस कर देंगे कॉर्नर से, और कॉर्नर पे ले आएंगे फेस सेंटर।
ऐसे 6 टोटल फेस सेंटर है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग किए जा सकते, अलग अलग लाइन को इमेजिन कर, राइट। क्या इतना क्लियर है अभी? सर जो क्यूब बना है फिर वो जो दो फेस सेंटर बचेंगे वो उनका भी फेस सेंटर ही रहेंगे ना? ये जो फेस सेंटर है अभी फेस सेंटर रहेगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है सर क्या इस फेस सेंटर को कॉर्नर में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हो, फिर तुम लाइन यहां से ड्रॉ करना चालू और अगले फेस सेंटर तक। तो उस केस में मतलब ये जो क्यूब है इसकी जगह कुछ और नया क्यूब बन जाएगा, थर्ड क्यूब बन जाएगा, उसमें ये वाला फेस सेंटर कॉर्नर ही रहेगा बट दूसरे फेस सेंटर, सॉरी ये फेस सेंटर ही रहेगा बट दूसरे फेस सेंटर कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इसको चलो ऐसे इंटरप्रेट करो, फेस सेंटर का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 3, कॉर्नर्स का इफेक्टिव नंबर 1। सो तुम 1 को 1 से इंटरचेंज कर सकते हो, 1 को 3 से तो इंटरचेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो 3 एटम थे उनमें से एक को यहाँ पे रख दिया और इसको फेस सेंटर पे, दूसरे टाइम पर दूसरे को यहाँ पे रखा और फिर उसको लेके चले, गॉट इट। मेरे पास टोटल इफेक्टिवली 4 एटम्स है, क्लियर। अब 4 एटम में से ये लेट से कुछ 4 एटम्स हैं, 1 2 3 4, ये 3 फेस सेंटर के थे, ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर को इस फेस सेंटर से रिप्लेस कर दिया, ये कॉर्नर हो गया, ये फेस सेंटर आ गया। उसके बाद तुम और कहीं से लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको तुम कॉर्नर बना सकते हो। तो कॉर्नर हम किसको बनाना चाहते हैं वहां से अलग अलग लाइन ड्रॉ करेंगे, एक एक करके हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ सेट में रिप्लेस कर सकते हैं, गॉट इट। यहां पर एक पॉइंट लिख लो, face center and corner positions are interchangeable, hence they have similar types of coordination number. Corner atoms and face center atom, corner and face center positions are interchangeable, hence they have similar coordination number. सर रेडियस निकालने के लिए वो सारे टाइप के एटम्स आने चाहिए क्या उसमें? नहीं समझा मैं क्वेश्चन। मतलब जब बॉडी सेंटर ले रहे थे तो हमने लिया कि √3a = 4r, और जब फेस सेंटर ले रहे हैं तो हमने लिया कि √2a = 4r। मतलब ये किस टाइप में लेना होता है वो नहीं समझा। उसका एक्सप्लेनेशन उसके आगे लिखा है, एक बार पढ़ो। कौन से एटम कांटेक्ट में है वो हमें डिसाइड करेगा कि हमें रिलेशन कैसे देना है। फर्स्ट सिंपल क्यूबिक में जो अलोंग द एज एटम थे वो कांटेक्ट में थे, तो हम अलोंग द एज मूव कर गए, a = r + r 2r, बीच में गैप नहीं था। हम बॉडी सेंटर में जो बॉडी डायगोनल के अलोंग एटम्स थे वो कांटेक्ट में हैं,
so we need to move along the body diagonal. So √3a equal to r plus 2r plus r 4r आ गया था. यहाँ पर फेस डायगोनल पे जो एटम्स है दे आर इन कांटेक्ट विद वन अनदर, तो हम फेस डायगोनल के अलोंग जाएंगे. जहां भी एटम कांटेक्ट में होंगे वो जाएंगे. हमें कैसे पता चलेगा कौन कांटेक्ट में है? यदि वो नहीं पता है तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर ही नहीं प्रेडिक्ट कर सकते. फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर में हमने ये देखा था ना, ये इसके कांटेक्ट में, वो उसके कांटेक्ट में. क्लियर? ओके सर. बेसिकली इसका एक फेस ऐसा होगा, यदि तुम फेस डायगोनल को समझोगे. We have atoms in this manner. This is the phase diagonal. मतलब face, one of the face. So r plus 2r plus r. जो हमने डिस्टेंस पे ड्रॉ किए थे वो डिस्टेंस पे नहीं होते, वो एक्चुअली होते हैं. चलो, सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है एफसीसी की? यस सर. इसका पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा आई है 26%, सॉरी 74% आई है. So it has maximum packing efficiency in cubic system, hence it is called CCP, cubic closest packing. इसे CCP भी कहा जाता है. लिखता हूं मैं बोर्ड पर. So सुन रहा हूं, बोलो. सर ABC टाइप क्लोज पैकिंग क्या है? वो बाद में पता लगेगा जब हम टाइप्स ऑफ पैकिंग करेंगे. अभी के लिए लिख लो बस. इसके नेक्स्ट हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ पैकिंग, वहां पे क्लियर होगा. याद हो तो कल जब लेक्चर स्टार्ट किया था बोर्ड पे कुछ ड्रॉ किया होगा, देखा था सर्कल वगैरह एक दूसरे के ऊपर कुछ थे. Yes, यस sir. सर. तो वो बेसिकली पैकिंग का एक वही एबीसी टाइप पैकिंग ड्रॉ कर रखा था जो मेडिकल बेच में हुआ था. तो तुम्हारा लेक्चर तो होगा, तुम्हारा इसके बाद होगा. सर ये लास्ट सॉरी, ये लास्ट यूनिट सेल है ना? हाँ लास्ट यूनिट सेल है जिसका एनालिसिस देखना है. और सिलेबस में यहीं तक लिखा था, ऐसा ही लिखा था ना, एचसीसी एंड एचसीपी तक. ये लिखा था सिलेबस, राइट? दिस इज नॉट क्यूबिक सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल. क्लियर? ध्यान रखना ये क्यूबिक सिस्टम नहीं है.
ये कुछ हेक्सागोन बना है, एटम्स आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स here as well as at the center of face. So one atom at the center of face and 6 atoms at the corner. क्यूबिक में 4 कॉर्नर्स होते हैं। यदि एक फेस पे बात करें, यहाँ पर एक फेस पर 6 कॉर्नर्स दिख रहे हैं, जो टॉप फेस। डेफिनेटली ये वाला फेस लोगे तो उसमें 4 कॉर्नर है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फेस जो हेक्सागोनल शेप बना है, उसका 6 कॉर्नर, एक फेस सेंटर। नाउ इन द सिमिलर मैनर 6 and 1 face center. Here तुम इसको ज्वाइन करोगे, ये कुछ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली नीचे वाला भी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। अभी जो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, इनके बीच में हम कुछ और एटम्स रखते हैं। यहाँ पे यदि हमने एटम रखा, ये फर्स्ट लेयर है, इसे कहा जाता है लेयर ए। इस पे यहाँ पे एटम रखा तो उतना गैप नहीं हुआ कि यहाँ पे एटम रख सके, तो सर अल्टरनेट ट्रायंगल्स पे एटम्स को रखा जाएगा। 1 2 3, ये 3 एटम्स को रखा जाएगा जिन्हें कहा जाता है लेयर बी। देन फर्दर रिपीटेशन ऑफ ए लेयर ए। रिपीटेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका एग्जैक्टली जैसा अरेंजमेंट है उसी वर्टिकल लाइन पे दूसरे एटम के सेंटर आ रहा है। ये दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे नहीं आए, लेयर ए लेयर बी लेयर ए एंड अगेन रिपीटेशन 3 डायमेंशन में। इसके ऊपर भी यूनिट सेल, फिर बी लेयर, फिर ए बी ए बी टाइप पैकिंग, इसे कहा जाता है ए बी टाइप पैकिंग। लास्ट केस था एबीसी एबीसी, वो जब मैं और भी 3 डायमेंशनल पैकिंग एक्सप्लेन करूंगा तब पता लगेगा। ए बी टाइप अरेंजमेंट और पैकिंग। If I draw one of the face separately, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा दिखेगा कुछ। क्लियर? बेसिकली ये सारे एटम्स कांटेक्ट में ही, हमने जो लाइन ड्रॉ की है उसे समझने के लिए, क्लियर, इसलिए उन्हें हमने डिस्टेंस पे ड्रॉ कर दिया है। दे आर ऑलवेज इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो एक एटम को तुमने यहाँ पे रखा तो यहाँ पे एटम नहीं आएगा। ऐसा अल्टरनेट जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं ना बीच में, उस पे एटम्स रखते चले और फिर उसके ऊपर फर्दर रिपीटेशन ऑफ दिस। क्या समझ पा रहे हो इतना? सर यस। सर वो ए बी टाइप पैकिंग एक बार फिर से समझा दीजिए। ए बी टाइप पैकिंग। देखो, क्या ये वाला लेयर और ये वाला लेयर, अल्टरनेट लेयर, दोनों आइडेंटिकल दिख रहे हैं? क्या दोनों के जो एटम के सेंटर से सेम वर्टिकल लाइंस पे आ रहे हैं? यस। ये वाला लेयर इन दोनों से अलग है, तो इसे ए अरेंजमेंट बोल दिया, इसे ए अरेंजमेंट बोल दिया और इसे बी अरेंजमेंट बोल दिया। अब इसके बाद कौन सा अरेंजमेंट आएगा? बी का रिपीटेशन, फिर ए का रिपीटेशन। यस सर। अभी क्लियर? हाँ सर। ये डिस्टेंस ए एज लेंथ, ये सी डिस्टेंस। इसमें ए और बी इक्वल है और सी अलग है। सर वो आपने बी जो लिया है वो एक पार्ट लिया है ना उस ऊपर का? बी एक लेयर है, 3 डायमेंशनल लेयर, पूरा लेयर सी, मतलब थर्ड लेयर विल बी दिस प्लेन व्हिच इज द रिपीटेशन ऑफ इट। तो पूरा का पूरा एक लेयर है, प्लेन है। देखो ऐसा कुछ हो रहा है, ये एक लेयर, ठीक है, ये सेकंड लेयर को मैंने ऐसे अरेंज किया, कुछ इस वे में अरेंज कर दिया सेकंड लेयर। अब थर्ड लेयर को मैं अरेंज कर रहा हूं इस मैनर में, फर्स्ट के रिपीटेशन में। तो ये फर्स्ट का रिपीटेशन हो गया, क्लियर? अब फोर्थ लेयर कैसे आएगी? वापस से सेकंड का रिपीटेशन। सो ए बी ए बी। हाँ सर समझ गया। सर चले हम आगे।
सर डायग्राम भी कुछ ठीक से नहीं बन रहे, कैसे भी दिख रहे मतलब मेरे या तुम्हारे? मेरे सर। तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ही बना पाओगे। मतलब ऐसा है कि अभी तो जैसा दिख रहा है ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर जो बी लेयर है वो ए लेयर से डिफरेंट क्यों है सर? लेयर बी लेयर ए से डिफरेंट इसलिए उसका डिफरेंट, देयर इज नथिंग लाइक डिफरेंट, द अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट। एक एटम के सेंटर को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। कैसे एक्सप्लेन करूँ? मैं एक्चुअली ऑफिस में ना वो अच्छे से स्ट्रक्चर बने हुए थे सॉलिड स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। एक मैंने एटम यहाँ रखा तो दूसरा एटम में एग्जैक्टली उसके ऊपर रखने की बजाय यहाँ पे रखा। मतलब एक एटम को देखो, ये फर्स्ट लेयर है, मैंने सेकंड लेयर के एटम्स को गैप में रखा। क्या ये फर्स्ट एटम का स्फीयर सर्कल किसी से भी मर्ज हो रहा है क्या? सेकंड लेयर का समझ में आ रहा है? सेकंड लेयर को मैंने रख दिया यहाँ पर। क्लियर? अब थर्ड लेयर के एटम्स को कहां रखेंगे? वापस से फर्स्ट के एग्जैक्टली ऊपर। तो जैसा मैं ऊपर से फर्स्ट को विजुलाइज कर रहा हूं वैसा ही थर्ड को करूंगा। थर्ड और फर्स्ट लेयर के जो एटम्स है वो सेम वर्टिकल लाइन पे आएंगे, सेंटर्स। बट फर्स्ट और सेकंड लेयर के सेंटर सेम वर्टिकल लाइन पे नहीं आ रहे हैं। तो जब सेम वर्टिकल लाइन पे नहीं आ रहे तो उसको लेयर बी बोल दिया हमने। गॉट इट? यस। ओके, बताते जाओ कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें कैलकुलेट करना होता है। फर्स्ट वन इज, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी आएंगी। फर्स्ट क्या था? पोजीशन ऑफ एटम। at 12 corners to a face center, 3 within body. 12 1 2 3 4 5 6 6 plus 6 12 corners. ये दो फेस सेंटर और 3 विद इन द बॉडी, 3 विद इन बॉडी ऑफ मिडिल लेयर। मिडिल लेयर वाले 100% इनसाइड है बॉडी के। तुम देख सकते हो ना, ये पूरा जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, 3 एटम जो अलग से ड्रॉ किए थे पूरे के पूरे हेक्सागोन के अंदर कवर। Z effective corners 12 plus 2 face center plus 3 within the body। चलो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर, एनीवन प्लीज? 1/12। क्यूब में कितना होता था कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन? 1/8। क्यूब में एंगल था 90 डिग्री, यहाँ पर ये एंगल है 120 डिग्री। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा 1/6। कैसे होगा 1/6? चलो समझना। एक यूनिट सेल यहाँ पर होगा, जैसे एक यूनिट सेल है ये है, सेकंड यूनिट सेल यहाँ पर होगा, थर्ड यूनिट सेल यहाँ पर होगा। तो एक कॉर्नर को 1 2 3 यूनिट सेल नीचे वाले प्लेन में शेयर कर रहे हैं और 3 यूनिट सेल ऊपर वाले प्लेन में कर रहे हैं। 120 का डिग्री का एंगल है, 120 120 120 360 हो गया। 3 यूनिट सेल उस प्लेन में, 3 यूनिट सेल उसके ऊपर वाले प्लेन में। जब 90 डिग्री था तो 4 उस प्लेन में थे, 4 ऊपर वाले प्लेन में। 360 by 90 4 in the same plane, 4 above the plane। समझ में आ रहा है 6 क्यों 1/6 क्यों होगा? हाँ सर। हर एक कॉर्नर इस टाइप के यूनिट सेल में 120 120 120 3 यूनिट सेल इन द प्लेन बिलो इट and 3 above it। Is that okay?
कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी सिमिलर एज ऑफ एफसीसी। उसका एक्सप्लेनेशन जब मैं टाइप्स ऑफ पैकिंग बताऊंगा तब थोड़ा सा समझ में आएगा कि उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है एफसीसी। एक्चुअली ये बीसीबीसी टाइप पैकिंग है, वो एबीएबी टाइप पैकिंग है, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस पैकिंग एफिशिएंसी में, कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं। A इक्वल टू 2R, C इक्वल टू H, इसमें दो, इट इज नॉट अ क्यूबिक सिस्टम, तो दो कंपोनेंट आ गए A एंड C। क्लियर? A मतलब A और B आर इक्वल, और जो C वाला पार्ट है हाइट है वो डिफरेंट। इसका जो हाइट है C है वो आता है 4R√2/√3। क्या? अब ये जो 4R√2/√3 है थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है, तुम भी घर पे बैठ के ट्राई करोगे तो कैलकुलेट कर पाओ। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके सेंटर पर ये एटम है, एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर। क्लियर? ये तुम्हें हाइट निकालना है और वो कर सकते हो तुम, और ऑर्थो सेंटर पे वो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, मतलब वो सारी चीज जब कैलकुलेट करोगे ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू तो आ जाएगी। तो हमें आंसर भी याद रखना है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं हुआ कि कैलकुलेशन कर पाए। 4R√2/√3 डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लेयर, मतलब लेयर ए और लेयर बी के बीच का डिफरेंस। दिस हाइट इज h, एग्जैक्टली 50% डिस्टेंस पर ये होगा, तो दोनों का डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव लेयर के बीच का h/2, तो उसका by 2 कर। क्या यहाँ तक क्लियर है? थर्ड एंड सर फोर्थ केस you need to understand, as of now you need to learn more things here। ये एफसीसी जैसा होता है जो मैं नेक्स्ट हेडिंग में एक्सप्लेन करूंगा। इसका हाइट ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट होता है, ये आंसर है। कैलकुलेशन तुम बाद में घर पे ट्राई कर। बोलो। सर सर वो जो वर्टिकल फेस वाले जो तीन है ना बीच में, बी वाली लेयर, उसमें वो पूरा का पूरा एक ही यूनिट सेल का है क्या? विद इन द यूनिट सेल है। ये क्वेश्चन पूछना चाहते हो क्या बीच में जो तीन है सर वो 100% इनसाइड है? यस सर भाई। हाँ, वो 100% इनसाइड है। इसका कुछ भी पार्ट इस यूनिट सेल से बाहर नहीं जाएगा, मतलब ये जो फेस है इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो और उसको मैंने एक और डायग्राम जो ड्रॉ किया था उसमें शो भी किया था, ऐसा कुछ डायग्राम था। एटम 1, 6 एटम अराउंड 8, और वो तीन एटम, एक एटम यहाँ पे रखा था, दूसरा एटम यहाँ पे रखा था, तीसरा एटम यहाँ पे रखा था। जब तुम इसको ज्वाइन करोगे तो ये पूरे 100% इनसाइड आते हैं, राइट? यस क्लियर है? तो यस। हाँ बोलो। सर वो जो तीनों लेयर है वो तो आपस में पूरे सटे हुए रहते होंगे, तो वो ए C इक्वल टू 4R हो जाएगा ना? C इक्वल टू 4R कब होता? जब मेरा एक एटम दूसरे के ऊपर हो, दूसरा तीसरे के ऊपर होता। अब मेरा एक एटम यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, जो बीच में गैप है ना उस पे रखा है, एग्जैक्टली इस पे नहीं रखा है, और फिर तीसरा एटम यहाँ पर। तो समझ रहे हो कुछ क्या बन रहा है? वो एक रफली ट्रायंगल बन रहा है ना। हाँ क्लियर है सर। उनका जो सेंटर है, दे आर नॉट एट द सेम वर्टिकल लाइन, वो गैप पे है। क्या बचता है इसके बाद? हाइट हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलो वॉल्यूम बता दो जल्दी से, कितना होगा? बोलो। इतना मेंसुरेशन वगैरह पढ़ा होगा तुमने 9th-10th में। हाँ सर। हाँ सर। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, जल्दी से बता दो एरिया ऑफ बेस कितना है, हेक्सागोन का बेस। सिक्स इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 होता है। क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है? 2R 2R 2R। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 into 6। ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। So area of base will be 6 times of this. Is that okay? यस सर। सर। Clear है? हाँ सर। Into height, height कितना था? 4R
√2/√3 ये हाइट हो गया। सिक्स पैकिंग फ्रैक्शन, सिक्स इंटू 4/3 pi r cube। Effectively 6 atoms are present per unit cell, 6 into 4/3 pi r cube divided by volume of unit cell. So volume of unit cell 6 into √3/4 a square 4r √2/√3। चलो a का वैल्यू r के टर्म्स में रखो और जल्दी से मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। Put a equal to 2r and then find the answer. दर्शना क्या क्वेश्चन था? 3 एटम्स मिडिल में क्यों रखे? समझ में आ गया? बताना है दर्शना। क्लियर है सर अभी। पैकिंग फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ पाई एंड सम कांस्टेंट 2 3 4 जो भी मुझे वो चाहिए, वैल्यू फाइनल उसको कैलकुलेट करके तो मैं बता दूंगा कितना आया। पाई तो मुझे दिख रहा है बचेगा इनटू पाई r बाय √2। आर तो कैंसिल होगा, ये आर ये ए में आर आएगा, आर क्यूब, आर तो हमेशा कैंसिल होता है। pi/3√2। ये किसी में आया था कि ये वैल्यू pi/3√2 कहीं देखा है इसके पहले हमने पैकिंग फ्रैक्शन? Yes. फेस किसमें सेंटर देखा? FCC। FCC 24%। इसका मतलब एफसीसी और एचसीपी पैकिंग फ्रैक्शन सेम, डेंसिटी सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम, काफी कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है उनकी। और क्यों आ रही है ये भी तुम्हें पता चलेगा जब मैं टाइप्स ऑफ पैकिंग बताऊंगा, तो बहुत क्लोज है एक दूसरे से क्या, इसलिए उनकी काफी प्रॉपर्टीज सेम आती है। चले हम आगे यहां से भी कुछ क्वेश्चंस करें इस पे बेस्ड। सिटी कैसे क्या डेंसिटी बाकी है सर। डेंसिटी बाकी है, डेंसिटी 6 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर m अपॉन Na और वॉल्यूम की जगह पूरा ये रख देना, ठीक है। मतलब आई कांट पुट a क्यूब हियर, तो पूरा सा रखना पड़ेगा, वॉल्यूम हो जाएगा। इसलिए मैंने वॉल्यूम अलग से कैलकुलेट कर दिया ताकि फ्रैक्शन और डेंसिटी में दोनों में इजीली हम रख सकें। z इफेक्टिव 6 मोलार मास अपॉन Na अपॉन वॉल्यूम ऑफ द हेक्सागन। Is that okay? Yes, sir. कुछ क्वेश्चंस करें इस पे बेस्ड। यस सर। यस सर। क्वेश्चन दिख रहा है प्रॉपर्ली?
हाँ सर। Yes sir. हाँ सर। कुछ भी कट नहीं हुआ है ना उसमें, जो भी लास्ट वर्डिंग है वहीं तक है वो, राइट साइड में कुछ भी छूटा नहीं है। पहले क्वेश्चन 1 लिखो, यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर लेक्चर नोट्स, देन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व कर लोगे, इसका 2 लिखना, फिर 2 सॉल्व कर। दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है जितना अभी तक हमने पढ़ा है। दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बट अगेन ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड है, मतलब थोड़ा सा जितना पढ़ा है चारों यूनिट सेल के बारे में, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहाँ कितना शेयरिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तुम्हारी तो इजीली कर पाओ। वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ, जब भी मैं कोई क्वेश्चन अपने एंड से देता हूँ ना, विच इज नॉट फ्रॉम द बुकलेट, वो तुम्हें लेक्चर नोट्स में लिखना होता है, और बुकलेट का क्वेश्चन हमारे पास होता है इसलिए लिखने से मना कर दिया जाता है। बस यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। क्वेश्चन इफ आई एम गिविंग फ्रॉम माय साइड तो वो क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो लेक्चर नोट्स में।
सर आपने डेंसिटी के बाद क्या पढ़ा था? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। आग लगा दी, आग लगा दी। म्यूट। ईशान आप मुंबई आ सकते हो। मैं मुंबई आके क्या करूंगा? चलो, किसी ने कुछ क्वेश्चन वगैरह तो नहीं पूछा था किसी ने? नहीं सर, गाने की आवाज आ रही थी। गाने की आवाज किस आ रही? किसी बच्चे ने चलाया था क्या? नहीं सर, गाना कोई गा रहा बच्चा था गा सर। रहा था। ठीक। स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन हटा दूं मैं अभी? यस। होप कॉपी कर लिए होंगे दोनों क्वेश्चन सभी ने। कल कुछ मैंने ऑफिस में बोला था कि जो भी बुकलेट्स वगैरह हैं वो शेयर कर दें, ग्रुप पे शेयर किए गए थे जो जो बुकलेट्स अवेलेबल है सेंटर पे, राइट? ओके, सॉलिड स्टेट का अवेलेबल है। सॉलिड स्टेट के बाद के बुकलेट्स अभी शायद रिक्वेस्ट कल ही कोटा भेजी है, तो उसके बाद के बुकलेट्स सब आएंगे। A compound formed by elements X and Y has a cubic structure in which X atoms are at the corner of the cube and Y atoms are at the face center. A Z effective
x के लिए x atoms are at the corner 8 into 1 by 1, y के लिए 6 पे center 3. Total number of atoms in a cube. Second part, total number of atoms in a cube. एक क्यूब में टोटल एटम्स कितने होंगे? 8 कॉर्नर्स, 6 स्पेस सेंटर. इफेक्टिव नहीं पूछा है, जस्ट नंबर ऑफ एटम्स पूछा है. 14. थर्ड पार्ट, formula of the compound: 1 atom of x, 3 atoms of y, x, y, 3. Simple ratio of number of atoms x1, y3. x, y3 इसका फॉर्मूला हो गया. तो A कंप्लीट हुआ. B वाला पार्ट, क्वेश्चन 1. If all atoms are removed from a single axis passing through center of the cube and face center of the cube and face center, मतलब ये वाला एक्सिस है. ये एक्सिस जो इस फेस के सेंटर से पास हो रही है, ये एटम और ये एटम रिमूव करने पड़े हैं. Center of the cube and at the center of face, one axis only. If all the atoms are removed from a single axis passing through center of the cube and face center, calculate all the. मतलब ये दो एटम हमने रिमूव किए. फर्स्ट पार्ट Z इफेक्टिव, x के लिए सेम, y के लिए 4 into 1 by 2. Second part 8 corners, 4 face center 12. Third part x1 y2. चेक करो, तुमने दो एटम रिमूव कर दिए तो यहाँ पे फिर 2 फेस सेंटर कम हो गए, यहाँ पे 2 कम हो गए, और 2 फेस सेंटर के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब कम होगा तो y का एक एटम कम हो जाएगा. x1 y2. क्या फर्स्ट क्वेश्चन के A और B दोनों पार्ट क्लियर है? यस सर. सर बी समझाइए ना फिर से. कौन सा पार्ट बी का? बी में सबसे पहले हमें यह समझना है, 2 फेस सेंटर आउट ऑफ 6 फेस सेंटर, 2 फेस सेंटर्स आर रिमूव. तो जहां पे फेस सेंटर का 6 था यहाँ पे 4, जहां पे 6 था यहाँ पे 4, और 4 into 1 by 2 तो ये 2 आ जाएगा. यदि इतना समझ में आ गया तो बी पार्ट हो गया कंप्लीट. देखो और पूछो, भी कुछ डाउट हो तो बी पार्ट में. सर मतलब फॉर्मूला कैसे आया? कौन सा फॉर्मूला? x/2. यहाँ पे x का 1 एटम इफेक्टिवली, y के 4 into 1 by 2 2 एटम इफेक्टिवली, x1 y2. मतलब कितने, बेसिकली जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या करता है, वो हमें रेशियो देता है ना वेरियस एलिमेंट्स के कितना है एक मॉलिक्यूल में. सो उनका Yes, रेशियो sir. 1:2 x/2. चले हम सेकंड क्वेश्चन पर. Question number 2. In a cube, x atoms at the corner, y atoms at the face center, one x is missing from one corner. So first part Z effective. Z effective x के लिए 7 corners, 1 by 8 contribution, 7 by 8. y के लिए face center 6 into 1 by 2 3. अब x के 8 कॉर्नर में से एक कॉर्नर मिसिंग, सो 7 कॉर्नर्स, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1 by 8. क्लियर? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूब. सेकंड पार्ट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 7 कॉर्नर, 6 फेस सेंटर, 7 plus 6 13. थर्ड पार्ट फॉर्मूला. सो फॉर्मूला, x के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 7 by 8. y के कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 3. सिंपल रेशियो 7 by 8 is to 3. 8 का मल्टीप्लाई कर दो. x 7, y 24. सो 8 का मल्टीप्लाई किया, 7 by 8 into 8, 7 आ गया, 3 into 8 24. सिंपल फॉर्मूला, सिंपल रेशियो. क्या ए पार्ट क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2 का?
yes sir. B part. If all atoms are removed from one of the faces of the cube containing atom at corners as in A above, then calculate this. चलो हमने क्या क्या रिमूव किया है, सारे फेस के एटम्स को रिमूव कर दिया। तो एक फेस पर 4 कॉर्नर होते हैं और एक फेस सेंटर होता है, ऐसा कुछ इनका स्ट्रक्चर होगा। या तो हमने 4 कॉर्नर को और एक फेस के सेंटर को रिमूव कर दिया है। If all the atoms are removed from one of the faces of the cube containing atoms at corners as in, अच्छा नहीं, सिर्फ कॉर्नर को रिमूव किया है। Remove one of the faces of the cube containing atoms at corners, सिर्फ कॉर्नर्स को रिमूव किया है, फेस सेंटर को रिमूव नहीं किया है। तो Z इफेक्टिव X के लिए सर फेस सेंटर वाले को भी रिमूव किया होगा ना? if all atoms are removed from one of the faces of the cube containing atoms at corners as in A, सर मतलब वो एक कॉर्नर पर का मिसिंग होगा वैसे ना? एक मिनट रुको ना। हाँ, if all atoms are removed from one of the faces of the cube containing atoms at corners as in A above, तो यहाँ पे एक्चुअली ये वर्ड लिखा हुआ है faces of the cube, one of the faces of the cube containing atoms at corners, मतलब जितना क्वेश्चन लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो ये कि कॉर्नर वाले एटम को रिमूव किया है। If all the atoms are removed from the one of the faces of the cube containing atoms at corners, तो कॉर्नर वाले एटम को रिमूव किया है। ऑलरेडी पहले 7 थे, 4 और रिमूव कर दिए, 3 बचे, 3 into 1/8 y, 6 into 1/2 3, उसके अकॉर्डिंग जो x3 y20 लिखा हुआ है वो मैच नहीं करेगा ना सर 5/3 5 ना सर y क्या? फेस सेंटर्ड वाला रिमूव होगा ना सर? चलो ठीक है, फेस सेंटर, बट जितना लैंग्वेज है मैं लैंग्वेज को इंटरप्रेट करूंगा। इफ ऑल एटम्स आर रिमूव फ्रॉम वन ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब कंटेनिंग एटम्स एट कॉर्नर्स, तो बोला है सारे एटम्स रिमूव कर दिए फेस सेंटर के जो कि कॉर्नर पर थे। तो सर फेस सेंटर वाला भी रिमूव कर देंगे ऐसा, if all atoms are removed from one of the faces of the cube containing atoms at corners, तो कॉर्नर्स एज इन ए, तो फिर ए में जो राइट आ रहा है सर उसमें एक एटम मिसिंग था, तो वैसे बोल जिसमें x वाला मिसिंग था वो वाला कि दूसरा वाला कॉर्नर? अब लैंग्वेज आई डोंट नो, मैंने भी कहीं से कॉपी किया है क्वेश्चन, तो कुछ लैंग्वेज तो गलत नहीं लिखी सर। अगर चलो हम ठीक है, बोलो। सर अगर हम फेस सेंटर वाला भी रिमूव कर रहे तो x3y20 फॉर्मूला आ रहा है सर। एक्चुअली यहाँ पे ना थोड़ा सा लैंग्वेज में होना चाहिए फेसेस ऑफ द क्यूब कंटेनिंग एटम्स एट ऑल कॉर्नर्स, क्योंकि एक एटम तो हमने पहले ही रिमूव कर रखा था, तो एटम्स एट ऑल कॉर्नर्स ऐसा लिखा होगा तो थोड़ा सा शायद बेटर एप्रोप्रिएट लैंग्वेज होगी। उस केस में 4 एटम्स यहाँ से रिमूव किए, एक यहाँ से रिमूव किया, या सो 3/8 हो गया, 5/2 हो गया। अब क्या मैच कर रहा है, 3/8 y 5/2, 8 का मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे, 4 के 8 के मल्टीप्लाई करना होगा, x3 y20। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा एक वर्ड शायद मैंने कॉपी करने में मिस किया, जहां से भी क्वेश्चन लिखा था मैंने, कंटेनिंग एटम्स एट ऑल कॉर्नर्स, तो फिर वो थोड़ा एप्रोप्रिएट लैंग्वेज होता, मतलब हमें वो कॉर्नर से, वो फेस सेंटर से एटम को रिमूव करना है जिसमें चारों एटम, क्योंकि एक तो पहले से रिमूव कर रहा है। सो ऑलरेडी एक रिमूव था, 4 कॉर्नर रिमूव किए, 3 बचे, एक फेस सेंटर रिमूव किया, 6 की जगह 5 बचे। अब मैच कर जाएगा, क्लियर?
इज दैट ओके? यस सर फिर से समझाइए ना एक बार। ये एक क्यूब है, एक कॉर्नर ऑलरेडी मिसिंग है, क्लियर? बाकी फेस सेंटर है सारे। अब हमने ये 1 2 3 4 ये वाले फेस के सारे आइटम्स को रिमूव कर, तो फेस सेंटर कितने बचे? 1 2 3 4 5 फेस सेंटर। कॉर्नर कितने बचे? 1 2 3 कॉर्नर्स। कैलकुलेशन करना है उसके अकॉर्डिंग, क्लियर? यस सर। चलो आज हमें उसके डाउट डिस्कशन का टाइम नहीं मिला, हमारा लेक्चर नहीं है ना इस वीक में। वो सैटरडे को नहीं ले सर। लीजिए फिर। तो एक दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके डाउट डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि संडे के टेस्ट में आ रहा है कोऑर्डिनेशन। इस दिन क्या करना है बताओ? सैटरडे को ले लीजिए सर। सैटरडे तुम्हारा फ्री है? हाँ सर, सेकंड लेक्चर फ्री। ठीक है, सैटरडे को ले लेते हैं। टाइमिंग वगैरह मैं ग्रुप पे पोस्ट करता हूँ फिर। सर वो सैटरडे को फिजिक्स का लेक्चर शिफ्ट किया था मंडे का। हाँ